नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर देहरादून से सामने आ रही है, जहां मुख्य सचिव ने जिलाधिकारियों के साथ बैठक की है और बैठक कर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलाधिकारी जुड़े, जहां लंबित प्रकरणों पर संबंधित विभागीय सचिवों के साथ चर्चा हुई। कई मामलों का निस्तारण मौके पर किया गया है। उत्तराखंड गवर्नमेंट एक्ट एसेट मैनेजमेंट सिस्टम को लेकर निर्देश दिए गए हैं। सभी विभागों को अपनी संपत्तियों को मैप करने के निर्देश डीएम ने दिए। स्वास्थ्य विभाग को खराब जर्जर हो चुकी एम्बुलेंसों को जल्द से बदलने के भी निर्देश जारी किए हैं। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां सभी विभागों को अपनी संपत्तियों को मैप करने के निर्देश दिए गए हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जुड़ेंगे हमारे संवाददाता योगेश आर्य से। योगेश, जिलाधिकारी ने बैठक ली है, क्या कुछ अहम चीजें इस बैठक में रही हैं? हाँ, देखिए प्रिया, जिलाधिकारियों के साथ जो है बैठक की है और अगर इस बैठक की हम बात कर लें तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस बैठक के दौरान जो है लंबित प्रकरणों पर संबंधित विभागों के सचिवों के साथ चर्चा की गई है और इसी के साथ साथ विभिन्न प्रकरणों पर जो है उन्होंने निस्तारण कराने के लिए भी कहा है। मुख्य सचिव ने उत्तराखंड गवर्नमेंट एसेट्स मैनेजमेंट सिस्टम पर भी सभी विभागों को अपनी संपत्तियों को मैप करने के लिए निर्देश दिए हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 31 मार्च 2026 तक सभी विभागों के अंतर्गत जो सरकारी संपत्तियां हैं उनकी मैपिंग कराई जाए और इसको लेकर के पूरे सख्त निर्देश उन्होंने दिए हैं। अब वहीं अगर मुख्य सचिव की अगर स्वास्थ्य विभाग को लेकर देखा जाए तो उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को लेकर भी जो है दिशा निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि खराब है जर्जर हो चुकी 108 विभागीय एम्बुलेंसों को शीघ्र बदलने की जो प्रक्रिया है उसको प्रारंभ किया जाए। तो निश्चित तौर पर इस अगर बैठक को देखें तो ये बैठक जो है महत्वपूर्ण बैठक थी, क्योंकि जो है जो सरकारी जो संपत्तियां हैं उनका जो है मैपिंग करने के साथ साथ जो है जो ऐसी एम्बुलेंस है जो स्वास्थ्य विभाग में खराब हो चुके हैं, जर्जर हालात में है, जिनको फिर भी चलाया जा रहा है, उनको बदलने के लिए दिशा निर्देश दिए हैं और साफ तौर पर कहा है कि इस पर जो है 31 मार्च 2026 तक काम हो जाना चाहिए। जी बिल्कुल, धन्यवाद योगेश हमारे साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं और इस वक्त की बड़ी खबर नैनीताल से है, जहां उत्तराखंड हाईकोर्ट को नए एडिशनल जज मिले हैं। वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ साहा एडिशनल जज बनाए गए हैं। केंद्रीय कानून मंत्रालय से नियुक्ति पत्र भी जारी कर दिया गया है। नैनीताल हाईकोर्ट में ही वरिष्ठ अधिवक्ता के तौर पर सिद्धार्थ काम कर रहे हैं। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां नैनीताल हाईकोर्ट को नया एडिशनल जज मिल गया है। वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ साहा को एडिशनल जज बनाया गया है। केंद्रीय कानून मंत्रालय से नियुक्ति पत्र जारी किया गया है। आपको बता दें कि नैनीताल हाईकोर्ट में ही वरिष्ठ अधिवक्ता के तौर पर सिद्धार्थ साहा काम कर रहे थे। अब उन्हें एडिशनल जज की जिम्मेदारी सौंपी गई है और इसको लेकर केंद्र कानून मंत्रालय से नियुक्ति पत्र भी जारी कर दिया है। वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ साहा को जज बनाया गया है। एडिशनल जज उन्हें बनाया गया है हाईकोर्ट का। उत्तराखंड हाईकोर्ट का नई जिम्मेदारी उन्हें दी गई है। केंद्रीय कानून मंत्रालय से नियुक्ति पत्र भी जारी है। नैनीताल हाईकोर्ट में ही वरिष्ठ अधिवक्ता के तौर पर सिद्धार्थ काम कर रहे थे और अब उन्हें एडिशनल जज की जिम्मेदारी सौंपी गई है। नई जिम्मेदारी सिद्धार्थ साहा को मिली है, जो वरिष्ठ वकील के तौर पर नैनीताल हाईकोर्ट में ही काम कर रहे थे और अब उन्हें नई जिम्मेदारी सौंपी गई है और इसको लेकर केंद्रीय कानून मंत्रालय से नियुक्ति पत्र भी जारी किया गया है। आपको बता दें कि जो सिद्धार्थ साहा हैं वो नैनीताल हाईकोर्ट में ही वरिष्ठ वकील के तौर पर काम कर रहे हैं। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां उत्तराखंड हाईकोर्ट को नया एडिशनल जज मिल गया है और इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। विकासखंड कालसी के पीजीटी लानी मिनी स्टेडियम में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया, जहां एक ही मंच पर 1200 से अधिक ग्रामीणों को विभिन्न सरकारी सेवाओं का लाभ दिया गया। इस शिविर का उद्घाटन प्रभारी मंत्री सुबोध उनियाल ने किया है। इस अवसर पर जिलाधिकारी सवीन बंसल के साथ साथ अन्य अधिकारियों ने विभागीय स्टॉलों का निरीक्षण किया। साथ ही जिला सूचना अधिकारी कार्यालय की ओर से प्रकाशित विकास पुस्तिका 2025 का भी विमोचन किया गया। वहीं शिविर के माध्यम से कुल 1286 से अधिक लाभार्थियों को विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिला है। इस दौरान जौनसार बावर क्षेत्र में जल, जंगल और जमीन से जुड़े संवैधानिक अधिकारों के हनन सहित कुल 178 जन समस्याएं सामने आई, जिनमें से अधिकांश का मौके पर ही समाधान किया गया। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग की ओर से 544 लोगों की निःशुल्क स्वास्थ्य जांच कर दवाइयां भी वितरित की गई हैं। इसके साथ ही 80% अनुदान पर किसानों को कृषि यंत्र भी वितरित किए गए।
ये सेटलमेंट जो है बंदोबस्त एक न्यायिक प्रक्रिया होती है और इसमें जो चीज न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से की जाए उसको न्यायिक प्रक्रिया से ही उसका समाधान होता है। यहाँ के लोगों का उन्होंने डेमोग्राफी को लेकर बात की कि डेमोग्राफी बदल रही है और ये कहा कि हमारी जगह दे दी गई, तो जिलाधिकारी को इसमें निर्देश दिए गए कि जिलाधिकारी इस पूरे मामले की परीक्षण करके तत्काल शासन को रिपोर्ट प्रेषित करे ताकि शासन पे इसका परीक्षण कराया जा सके और इसका निदान निकाला जा सके। माफी की जब तक आपने बात की है, इस समय तो धन्यवाद देना चाहिए सरकार को कि काफी समय से माफी यहाँ पे नहीं दी जा रही थी। डीएफओ को सख्त निर्देश दिए गए तो माफी यहाँ पे शुरुआत हो गई है। कुछ जगह बाकी जो है वहाँ छपान की प्रक्रिया जारी है और छपान की प्रक्रिया पूरी होते हैं वहाँ पर भी माफी की लकड़ियाँ देना प्रारंभ कर दिया जाएगा। जैसे हमारा जो 45 डेज का एक कैंपेन मोड में कार्यक्रम चल रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश अनुसार उनका संकल्प है कि जो हमारे दूर दराज के क्षेत्र हैं, अंतिम छोर के हमारे व्यक्ति हैं, बच्चे हैं, महिलाएं हैं, जो हमारे हेडक्वार्टर्स हैं, हमारे जितने भी डिपार्टमेंटल स्कीम्स हैं, सब्सिडीज हैं, उनको एक्सेस करने में उनको कुछ डिफिकल्टीज ना हो और इसीलिए सारे इसी तरह के एरियाज चयन किए गए हैं। हमारे जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम है। थराली विधानसभा के नारायणबगड़ में पदयात्रा और कैंडल मार्च निकालते हुए अंकिता हत्याकांड की जांच सीबीआई को देने की मांग की गई है। ऐसे में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने एक नुक्कड़ सभा को भी संबोधित किया। इसके अलावा कैबिनेट मंत्री रेखार के पति गिरधारी लाल साहू के हालिया वायरल बयान पर भी गणेश गोदियाल ने अपनी प्रतिक्रिया दी। असल में सत्ता पाकर बेकाबू हो चुके हैं और प्रदेश की जनता ने उन्हें सत्ता सौंपकर और बेकाबू कर दिया, दोबारा सत्ता सौंप के। इसलिए प्रदेश की जनता से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे बेकाबू लोगों को अगर सत्ता सौंपेंगे तो इसी प्रकार के स्टेटमेंट सुनने को मिलेंगे। एक मंत्री के पति ये कह रहे हैं कि लड़कियां 20-25 हजार में मिल जाती हैं और इस बात के बावजूद ये भी बात सामने आ रही है कि उनकी खुद की 3 शादियां हैं, 3 शादी कर रखी हैं अगले दिन, और 3 शादियों वाला आदमी कह रहा है कि 20-25 हजार में मिल जाती है। तो ये कितना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और भारतीय जनता पार्टी का महिलाओं के प्रति जो दृष्टिकोण है वो दृष्टिकोण उजागर होता है। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि ये मौका है कि लोग भारतीय जनता पार्टी के चाल चरित्र और चेहरे को बारीकी से देखें। मैं भारतीय जनता पार्टी के उन कार्यकर्ताओं को भी कहना चाहता हूं कि आप कैसे उत्तराखंडी हो कि आप भारतीय जनता पार्टी आपके लिए पहले हो गई और हमारी बेटी, आपकी बेटी आपके लिए बाद में हो गई। आप आंदोलन कर रहे हो, विपक्ष के नेताओं के पुतले जला रहे हो कि ये अंकिता भंडारी के न्याय की मांग कर रहे हैं। अरे भाई, आप 1000 बार पुतले जलाओ, हम अंकिता भंडारी के न्याय की मांग करेंगे। इस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने 3 साल से आज कल लगा करके जो 3 दोषियों को पकड़ा है उसका आज तक कोर्ट केस चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी विफल रही है कि वो वीआईपी कौन था। अभी हाल ही में पता लगा कि वीआईपी का नाम उजागर किया गया। एक महिला द्वारा उन्हीं के पार्टी के पूर्व विधायक द्वारा आपसी वार्तालाप में वीआईपी का नाम लिया गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक्शन लेने के बजाय या तो उनसे वीडियो वालों से कह रहे तुम प्रूफ लाओ या कांग्रेस से कह रहे आप प्रूफ लाओ। प्रूफ तो सरकार को ढूंढना चाहिए। सरकार किस लिए होती है? अगर माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी प्रूफ नहीं ढूंढ पा रहे हैं, सबूत नहीं ढूंढ पा रहे, तो उनको अपने पद से त्यागपत्र देना चाहिए। प्रूफ मिटाने का काम उनके निर्देशन में उस रिजॉर्ट पे जो है उस दिन जो है जेसीबी चला करके वो ख़त्म कर दिए गए। वहाँ का सीसीटीवी कैमरा ख़त्म कर दिया गया जिससे कि कोई वीआईपी का आइडेंटिफिकेशन ना हो, उसके फिंगरप्रिंट ना मिले। तो आधे सबूत तो ख़त्म कर चुके हैं। आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय गोदियाल जी के नेतृत्व में अंकिता भंडारी को न्याय दो पदयात्रा कार्यक्रम के तहत आज चमोली जनपद के कर्णप्रयाग विधानसभा के गोचर से लेके कर्णप्रयाग और फिर उसके बाद थराली विधानसभा क्षेत्र के नारायणबगड़ और थराली में यहाँ पर कैंडल मार्च किया गया। और इस अवसर पर तमाम जितने आज बहुत सारे माताएं, बहनें, कार्यकर्ता लोग दूर दराज गांवों से इस कार्यक्रम से जुटे और लगातार जैसे कि कांग्रेस पार्टी मांग कर रही है कि जो अंकिता भंडारी के इस हत्याकांड में जो वीआईपी हैं उनका नाम उजागर हो और उनको
सज़ा मिले और फांसी मिले। इसी के साथ है कि जो नाम सामने आए हैं कि गट्टू भट्टू करके जो नाम एक उन्हीं के पार्टी के पूर्व विधायक की धर्मपत्नी उन बातों को कह रही है, उनकी सीबीआई जांच हो। और सरकार को इस अवसर पर हमारी सबसे पहले मांग तो है कि इतना प्रकरण होने के बावजूद भी प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी जी मौन हैं। धामी जी से अनुरोध है कि वो इस्तीफा दे करके और इसमें जो संलिप्त लोग हैं, जो वीआईपी हैं, उनकी सीबीआई जांच हो और उनको सलाखों के पीछे डाला जाए। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बागेश्वर के कांडा तहसील समेत कई गांवों में अवैध खड़िया खनन से आई दरारों के मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए जनहित याचिका के अलावा 165 अन्य इकाइयों से संबंधित याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की। इस दौरान कोर्ट ने कहा कि उत्तराखंड खड़िया खनन में जो प्रावधान है कि खनन कार्यों में लगे वाहनों पर जीपीएस सिस्टम लगा होना चाहिए और उसका जीपीएस सिस्टम रमन्ना पोर्टल के साथ जुड़ा होना चाहिए ताकि उस वाहन का पूरा डेटा रमन्ना पोर्टल से मिल सके। पूर्व में बागेश्वर जिला मिनिंग ऑफिसर की ओर से रिपोर्ट पेश की गई थी और बताया गया था कि खनिज ट्रांसपोर्ट बहुत सी अनियमितताएं हैं, जैसे 55 किलोमीटर की दूरी को 12 से 18 घंटे में दिखाया गया, जो वास्तव में संभव नहीं है। तो 2024 में माइनर मिनरल ट्रांसपोर्टेशन रूल स्टेट में बनाए गए थे, तो उसमें सभी जो माइनर मिनरल कैरिंग व्हीकल होते हैं, यानी खनिज लदे हुए वाहन होते हैं, उनमें जीपीएस इंटीग्रेशन और जो धर्मकांडा होता है, वे ब्रिज होता है, उनको भी जीपीएस इंटीग्रेट उनको जो है रवन्ना पोर्टल से इंटीग्रेट करके उसकी व्यवस्था की जानी थी ताकि जो वजन है वो रवन्ने के साथ मैच करे और जो उसका ट्रांसपोर्टेशन है उसकी लोकेशंस भी जीपीएस के साथ ट्रैक हो। पर वो जो नियम है उसका फॉलो नहीं हो पाया। अभी जब रिपोर्ट फाइल की गई थी बागेश्वर में डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर की तरफ से, तो उनके द्वारा बताया गया था कि वहाँ पर खनिज के ट्रांसपोर्टेशन में बहुत सी अनियमितताएं हैं, क्योंकि 5-5 घंटे की दूरी 12-12, 18-18 घंटे में कवर दिखाई गई है, तो जो कि प्रैक्टिकली संभव नहीं है। तो इसलिए कोर्ट से ये प्रे किया गया था कि उस रूल को इम्प्लीमेंट कराया जाए। तो कोर्ट ने आज डायरेक्ट किया है कि विद इन अ वीक उस रूल को इम्प्लीमेंट करें और राज्य सरकार अपने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट की मदद लेके उसको लेके कुछ इस प्रकार की व्यवस्था बनाए कि उस रूल का अनुपालन पूरे राज्य में हो सके। चंपावत में जनता मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें गोरलचौड़ निवासी बुजुर्ग महिला अपनी आवास संबंधी शिकायत लेकर डीएम मनीष कुमार के पास पहुंची। महिला ने अपनी पीड़ा साझा करते हुए भावुक स्वर में जिलाधिकारियों को अपने क्षतिग्रस्त आवास की स्थिति खुद आकर देखने का आग्रह किया। महिला की बात को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी मनीष कुमार ने उसके आवास पर पहुंचने का आश्वासन दिया। निर्धारित समय पर जिलाधिकारी मनीष कुमार खुद महिला के घर पहुंचे और क्षतिग्रस्त आवास का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने महिला समेत अन्य लोगों की समस्याओं को भी सुना और बुजुर्ग महिला के परिवार के साथ बैठक की और चाय भी पी। निरीक्षण के बाद डीएम ने संबंधित अधिकारियों को नियमानुसार त्वरित कार्रवाई करते हुए आवास की स्थिति में सुधार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। खबर हरिद्वार से है, जहां पुलिस लाइन रोशनाबाद का अर्धवार्षिक निरीक्षण एसपी क्षेत्राधिकारी पुलिस लाइन निशा यादव ने व्यवस्थाओं की गहन समीक्षा की। ऐसे में शस्त्रागार से लेकर बैरकों तक सख्त जांच, शस्त्रों के रखरखाव, सुरक्षा, अभिलेख, मेस और साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया गया। इस दौरान कर्मचारियों की समस्याओं पर भी सीधा संवाद हुआ। सम्मेलन को लेकर पुलिसकर्मियों की समस्याएं सुनी गई और निस्तारण के आदेश दिए गए। सरोवर नगरी नैनीताल और कैचीधाम में आने वाले समय में पर्यटकों को रोपवे के जरिए बड़ी सुविधा मिलने जा रही है, जिसके मद्देनजर दिल्ली की मेट्रो नामक कंपनी की एजेंसी की ओर से सर्वे का कार्य शुरू कर दिया गया है, जिसमें पहले चरण में भीमताल रानीबाग में सर्वे कार्य शुरू किया गया है। करीब 35 किलोमीटर लंबी प्रस्तावित रोपवे लाइन में लगभग 5 स्टेशन बनाए जाने की योजना है। इसमें रानीबाग, भीमताल, भवाली, नैनीताल और कैचीधाम प्रमुख स्टेशन होंगे। रोपवे परियोजना के तहत एजेंसी ने भीमताल सिटकुल क्षेत्र में मशीनों के जरिए सर्वे कार्य शुरू कर दिया है, जिसमें आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। इस परियोजना का पूरा होने से जहां एक पर्यटकों को यातायात जाम से राहत मिलेगी, वहीं दूसरी ओर वो मध्य हिमालयी क्षेत्र का प्रकृति का आनंद लेते हुए रोपवे से अपने गंतव्य तक पहुंच सकेंगे। रोपवे का काम है। ये रोपवे रानीबाग से नैनीताल एंड कैचीधाम का है। इसमें 5 स्टेशन है। पहला स्टेशन है रानीबाग HMT, नेक्स्ट है हमारा भीमताल, भीमताल के बाद है भवाली,
बवाली से ये रोपवे जो है वी शेप में चला जाएगा, इस टाइप में। एक जाएगा होटल स्नो पॉइंट है नैनीताल, नेक्स्ट कैंचीधाम। 35 किलोमीटर का पूरा प्रोजेक्ट है। फिजिबिलिटी स्टडी की जा रही है कि काठगोदाम, भीमताल, भवाली, नैनीताल इस पूरे क्षेत्र को एक रोपवे सर्किट से जोड़ा जाए। उस सर्किट से जोड़ने के लिए जो मिट्टी है, पत्थर है, कितना फिजिबल है यहाँ पर, कितना जो है उसकी भविष्य में हमारे लिए उपयोगिता होगी, साथ ही कितना जो है वो तकनीकी दृष्टि से अनुकूल है, इसकी स्टडी चल रही है। रोपवे से निश्चित रूप से सुविधा मिलेगी, जो आपका कंजेशन है यातायात का वो कम होगा और ऊपर से जो है थोड़ा सा प्रकृति को देखने का एक अच्छा आनंद आएगा, तो निश्चित रूप से इसका लाभ मिलेगा। ये कि कितनी फिजिबिलिटी है उसकी स्टडी ज़रूरी है, क्योंकि किसी प्रकार का ऐसा काम जल्दीबाजी में जो कि कोई घातक हो वो ठीक नहीं है। तो फिजिबिलिटी स्टडी बताएगी हम इसको कितना मूर्त रूप में ला पाए। मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के थतौला गांव में पुलिस और पूर्ति विभाग की संयुक्त कार्रवाई में डीजल चोरी के बड़े खेल का खुलासा हुआ है। छापेमारी के दौरान पुलिस ने टैंकर से चोरी किया करीब 400 लीटर डीजल बरामद किया है। हालांकि कार्रवाई से पहले ही आरोपी मौके से फरार हो गए। जानकारी के मुताबिक लंडौरा पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि थतौला गांव में तेल डिपो के पास स्थित एक पार्किंग में टैंकर से अवैध रूप से डीजल निकाला जा रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस ने खाद्य और पूर्ति विभाग के अधिकारी दीपक शर्मा के साथ मौके पर छापेमारी की। इस दौरान उन्होंने कहा कि छापेमारी के दौरान पुलिस ने मौके से 400 लीटर डीजल, तेल चोरी करने में इस्तेमाल होने वाले उपकरण और एक तेल टैंकर को कब्जे में लिया है। देखिए, थितोला में हम लोग खड़े हैं। एक मुखबिर के माध्यम से सूचना मिली और हमारे साथ चौकी इंचार्ज लंडौरा जी के माध्यम से सूचना मिली है कि यहाँ पर कोई तेल चोरी की जा रही है टैंकर में से। तो हम लोग यहाँ पर पहुंचे हैं तो यहाँ पर एक टैंकर खड़ा हुआ है। बताया गया यहाँ पर पूछताछ में पुलिस के द्वारा भी और अन्य लोगों से पूछताछ की गई कि किसी बाबर नाम के व्यक्ति की ये जो जगह है, ये यहाँ पार्किंग स्थल यहाँ बनाया गया है। यहाँ पर आकर ये टैंकर खड़े होते हैं और उनमें से तेल निकालने की जो है यहाँ से तेल निकाला जाता है। और ये अभी मौके पर हमें ये पीछे आप देख सकते हैं, हालांकि अंधेरा हो गया है। लगभग छोटे ड्रम है नीले और एक वो पीले वाला है और उसमें से लगभग 400 लीटर के आसपास कुछ तरल पदार्थ है, संभवतः डीजल ही होगा। नाइट के समय तो ये बताया जा रहा है कि इसमें से निकाला जाता है। वर्ष 2027 में उत्तराखंड के हरिद्वार में अर्धकुंभ का आयोजन होना है और उसी वर्ष विधानसभा का चुनाव भी संभव है। बीजेपी की सरकार अर्धकुंभ में हरिद्वार ऋषिकेश को पवित्र सनातन नगरी घोषित करने की तैयारी कर रही है, क्योंकि श्री गंगा सभा सहित कई संगठनों ने इसकी मांग की है, जिस पर सरकार ने विचार करने की बात कही है। इधर सरकार के फैसला लेने से पहले ही विपक्ष ने सियासी हमला बोल दिया है। उत्तराखंड में अर्धकुंभ के आयोजन से पहले हर की पैड़ी समेत 105 गंगा घाटों के साथ हरिद्वार और ऋषिकेश को पवित्र नगरी घोषित किए जाने की मांग तेज हो गई है। श्री गंगा सभा सहित कई संगठनों ने इस मांग को लेकर आवाज बुलंद की है। अगर उत्तराखंड सरकार फैसला लेती है तो ये देश में पहली बार होगा जब किसी गंगा तीर्थ नगरी में घाट स्तर पर एक समान धार्मिक बायलॉज लागू किया जाएगा। राज्य के सीएम ने एक्ट पर मंथन की बात कही है। कुंभ मेले का आयोजन होने वाला है, उसकी व्यापक तैयारियां चल रही हैं और वो सनातन का प्रमुख केंद्र है, हमारा पौराणिक स्थान है, माँ गंगा का तट है। उसकी भव्यता बनी रहे, उसकी दिव्यता बनी रहे, उसका जो मूल स्वरूप है देवत्व बना रहे और उसके लिए हम यहाँ स्थापना स्ट्रक्चर बना रहे हैं, अनेक तैयारियाँ कर रहे हैं और एक नए स्वरूप में आपको भव्य और दिव्य वहाँ का कुंभ दिखाई देगा। वो ऐतिहासिक होगा, उसके लिए तैयारी पर गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित होगा कुंभ के दौरान। देखिए, उस पर चूंकि जो भी उसके एक्ट इत्यादि हैं उसका हम लोग अवलोकन कर रहे हैं। पूज्य साधु संत जो हमारे पूज्य संतगण हैं उन सभी के साथ बैठकर उस पर हम लोग पूरी तरह से चर्चा करेंगे, विचार विमर्श करेंगे और जो भी निकलेगा उस पर काम करेंगे आगे। उत्तराखंड सरकार शायद जिस एक्ट का जिक्र कर रही है वो भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय ने 1916 में ब्रिटिश हुकूमत के साथ समझौता किया था, जिसके तहत गंगा की अविरल धारा और तीर्थ नगरी की पवित्रता बनाए रखने के लिए कुछ नियम तय किए गए थे, जिसे अविरल गंगा रक्षा समझौता 1916 कहा जाता है, जिसमें कहा गया है कि गंगा घाटों पर कम से कम 1000 क्यूसेक पानी का प्रवाह बिना किसी बाधा के निरंतर होना जरूरी है। दावा है कि इसमें ये भी शामिल किया गया था कि गंगा घाटों पर गैर हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा।
बीजेपी की सरकार गैर हिंदुओं के प्रवेश निषेध का ऐतिहासिक आधार 1935 का हरिद्वार म्युनिसिपल अधिनियम को भी शायद देख रही है, जिसे अविरल गंगा रक्षा समझौता 1916 और मजबूत करता है, जिसमें गंगा की अविरल धारा और तीर्थ नगरी की पवित्रता बनाए रखने के स्पष्ट प्रावधान दर्ज हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।